हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि बिहार एस्टेट का फॉर्म आ चुका है और इसकी फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है। यहाँ पे 17 तारीख से हमारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिहार एस्टेट का फॉर्म आने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि बिहार 4.0 आने वाली थी। उसके बीच में एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है कि बिहार एस्टेट आने वाला है, बिहार एस्टेट 2026 आने वाला है। अभी पिछले साल भी बिहार एस्टेट आया हुआ था। तो बेसिकली बिहार जो एस्टेट आता है वो इसलिए आता है कि ताकि हम वहाँ पर बिहार के 9, 10, 11, 12 क्लास के जो फॉर्म आते हैं, टीचर वाले जो फॉर्म आते हैं उसको उसके लिए एलिजिबल हो जाएँ, उसको वो अप्लाई कर पाएँ। जैसे ये होता है कि सीटेट पास कर लेते हैं हम, तो हम फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर और प्राइमरी वाले फॉर्म हम भर सकते हैं अगर हम सीटेट पास हैं तो। पर अगर बिहार में आपको 9 to 12 वाले एग्जाम्स देने हैं, टीचर बनने हैं, तो आपको वहाँ का एस्टेट पास करना ज़रूरी होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अभी तक आप बिहार एस्टेट नहीं दिए हैं, पिछली बार मैंने अप्लाई किया था पर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे एग्ज़ाम स्किप करना पड़ा था। और अच्छी बात ये थी कि बिहार 4.0 भी नहीं तब तक आया था। अब बिहार 4.0 आने वाला है, पर उससे अच्छी बात ये है कि उससे पहले हमारा बिहार एस्टेट होगा और जो बच्चे एस्टेट में पास होंगे वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो अगर आपने अभी तक बिहार एस्टेट नहीं दिया है या आप नहीं दे पाए थे पिछली बार या कभी भी, तो अभी आप आपकी बार फॉर्म भरिए, आप दे लीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट के बाद ही बिहार 4.0 आएगा। ये बिहार 4 आ रही है 9 to 12 वाले में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसलिए अगर आपने बिहार नहीं दिया है एस्टेट तो आप दे लीजिएगा। पिछली बार की तैयारी से मुझे इतना तो पता चल गया था कि इसका एग्जाम जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, आराम से आप निकाल सकते हैं, 90 नंबर आराम से आप ला सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उसके सिलेबस की, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो अभी हम इसमें 2 पेपर होते हैं एस्टेट में, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हमें क्या होता है, वो 9 to 10 के लिए होता है और जो पेपर सेकंड होता है वो हमारा 11th और 12th के लिए होता है। तो पेपर फर्स्ट में और जो सेकंड है दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, बस हाँ ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो थोड़ा ईजी होता है। भाई 9 to 10th जो है जिस हिसाब से क्लास होगी उसी हिसाब से आपका पेपर का लेवल भी होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए। यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट के लिए जो सेकेंडरी का है उसमें होता है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं 9 to 12 के लिए, उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि डीएलएड वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो ये नहीं दे सकते। बाकी अगर आपके मास्टर्स भी हैं उस सब्जेक्ट में और आप बीएड पास हैं तब भी ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और या आपका बीए आजकल तो बीएलएड लोग कर रहे हैं ना, जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड करने वाला होता है, अगर वो भी आपका 4 साल का है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। पेपर 2 का भी सेम चीज़ यही है, सीनियर सेकेंडरी का भी सेम यही वाला है। बस इसमें है कि ये जो बैचलर डिग्री वाले थे, जैसे आपने पेपर फर्स्ट में आप बैचलर डिग्री आपका है तो आप एलिजिबल है, पर पेपर सेकंड के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। और 50% होनी चाहिए, उसके साथ आपका मास्टर डिग्री के साथ आपका पीएड भी होना चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी का है। बाकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको मिलने वाला है 2.5 घंटे। पूरे 150 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला 2.5 घंटे। आप पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, दोनों पेपर की बात कर रही हूँ। जो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट से रहेंगे। मान लीजिए आपने अपना सब्जेक्ट चुना है कि आपका मैथ है या आपका हिंदी है, तो वो जो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी से रहेंगे, मतलब वो मेन सब्जेक्ट से रहेंगे, जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उससे रहेगा। बाकी के जो ये 50 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे टीचिंग आर्ट्स एंड स्किल से, जिसमें पूछा जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ये उस 50 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा और आपको लाने रहेंगे 90 नंबर, जो कि क्वालिफाइंग है पूरी तरीके से। तो आप आराम से, अगर अपने सब्जेक्ट को भी अच्छे से आप पढ़ के तैयार करके जाते हैं तो आराम से आप ये टेस्ट निकाल सकते हैं। तो गाइज ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको एक अच्छा मौका मिला है कि अगर आप लोग बिहार 4.0 की वैकेंसी आने वाली है और बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी सीटें हैं हमारे 9 to 12 में, तो अगर आप एक बार अच्छे से बिहार एस्टेट निकाल लेते हैं, अगर हो सकता है कि आप निकलते हैं अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आराम से आप 9 to 12 निकाल के एक अच्छी सैलरी के साथ बिहार में जॉब कर सकते हैं, एक टीचर की जॉब कर सकते हैं, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो ये एक अच्छा मौका है जो बिहार सरकार ने हमें दिया है। तो अगर आप पिछली बिहार एस्टेट से चूक गए हैं तो आपकी बार एलिजिबल हैं, दे लीजिए और इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे यही मेन मुझे लगा था, इसीलिए यही मेन रीज़न था कि बिहार जो 4.0 है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार 4.0 की बात कब से हो रही थी, यहाँ पे पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल आ गई थी कि इतनी पोस्ट प्राइमरी, जूनियर और 9 to 10th में, 11 to 12 में इतनी सारी वैकेंसियाँ, वो सारी डिटेल हमें मिल चुकी थी। फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्यों देरी हो रही है, ये सारी बातें हम सब इस बातों पर चर्चा करते थे। तब तक अचानक पता चला कि बिहार एस्टेट आने वाला है और ये मुझे लगता है यही रीज़न था जिसकी वजह से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। जैसे और ये चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि बिहार एस्टेट जो है वो बहुत जल्दी से फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कराना नहीं है, एग्जाम कराना है और उसके बाद रिजल्ट दे देना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो कुछ आगे है नहीं इसमें। फिर इसी के आधार पे हमारी आगे आने वाली वैकेंसी जल्दी ही, तब फिर आप अपनी तैयारी में लग जाइए और बिहार एस्टेट की तैयारी के साथ साथ बिहार 4.0 को भी पढ़िए, उसको भी ध्यान में रख के पढ़िए, क्योंकि एस्टेट निकालना थोड़ा आसान है पर 4.0 निकालना थोड़ा टफ है उसके मुकाबले। तो अपनी तैयारी ज़्यादातर बिहार 4.0 के लिए करिए और एस्टेट के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम देते रहिए, वो आसानी से निकल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना था गाइस, बाकी की बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय और जय श्री राम।